अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हूँ। कोविड से रिकवरी का जो हमारा फ़ेज़ है वो ऑलमोस्ट चल रहा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि आप सबको बताती चलूँ कि मैं किस फेज़ से गुज़री और क्या सब कुछ हैपन हुआ। लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी अपलोड की थी वो की थी ईद के तीसरे या चौथे दिन, आई थिंक सो उस दिन सैटरडे था और मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसमें मैंने बताया था कि हम ईद क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सके। और फिर इवेंचुअली उसके बाद ऐसे ही हैपनिंग्स हुई कि मैं यूट्यूब से ही काफ़ी दिनों के लिए फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ा और वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था जो मैंने 3 वीक्स हमने गुजारे, मेरी पूरी फैमिली। मेरे हस्बैंड स्पेशली जो हैं वो जो है वो बीमार हो गए और फिर किस तरह से चीज़ें चेंज होती गई बाय द टाइम। मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को एक वीडियो में बताना चाहूँ ना तो मेरे पास शायद अल्फाज तो बहुत हैं, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इन शॉर्ट ये कि बस ये हुआ कि जब मैंने वो वीडियो अपलोड की और उसके इमीडिएटली सबसे पहली कॉल या सबसे पहला मैसेज मुझे जो आया है वो मेरी बेटी की जो डेंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी मैसेजेस आए। उन्होंने मेरा वीडियो जैसे ही देखा उन्होंने मुझे फ़ौरन मैसेजेस किए कि आप सब लोग कैसे हैं और क्या मसला हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि हस्बैंड का इस तरह उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से उनका कोविड टेस्ट रैपिड हुआ है, वो भी नेगेटिव आया है, बट ही स्टिल हैविंग फीवर और वीकनेस और टायर्डनेस और कॉफ वगैरह उनको हो रही है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई क्योंकि शी नोज़ दैट माई हस्बैंड इज़ अ डायबिटिक पेशेंट। उन्होंने इमीडिएट मुझे बोला कि आप इस चीज़ को बिल्कुल लाइट मत लें मैम, प्लीज़ यू शुड गो टू अ डॉक्टर और इनको फ़ौरन एंटीबायोटिक्स चाहिए क्योंकि सारे सिम्टम्स जो हैं वो कोविड के हैं। तो खैर उन्होंने काफ़ी ब्रीफली मुझे समझाया कि ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं वो आपको मॉनिटर करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल भी लाइट लेने वाली बात नहीं है आपको, क्योंकि ये इनके साथ डायबिटीज़ का मसला है तो आपको इनको फ़ौरन हॉस्पिटल। मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ, वो मेडिसिन वगैरह लेने में ना बहुत ज़्यादा सुस्त हैं या वो नहीं लेना चाहते थे। ऑलरेडी वो जो सिर्फ ले रहे थे ना कुछ दिनों से, वो पैनाडोल और एक कफ सिरप है वही ले रहे थे। तो खैर उन्होंने भी कहा और फिर पाकिस्तान से मेरी सिस्टर ने जैसे ही मेरा वीडियो देखा उन्होंने भी मुझे इमीडिएटली कॉल की और सारा पूछा। मैंने उनको बताया ये सारा हो रहा है। और हमने जो है उन्होंने भी मुझे यही बोला कि फ़ौरन मुझे जो है ना इनको लेके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो भी है वो ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। खैर हम लोग हस्बैंड मेरे जो है वो काफ़ी वीकनेस फ़ील कर रहे थे, फ़ीवर सा भी इनको हो रहा था। मैं गई उनसे सारी बात मैंने की, उनको समझाया कि देखिए इस तरह घर पे लेटे रहने से तो मसला हल नहीं होगा, आपको पैनाडोल से भी नहीं आराम आ रहा, तो वी शुड गो टू अ डॉक्टर। खैर वो मान गए और क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, खांसी बहुत हो रही थी उनको, हम लोग चले गए करीबी जो हमारे यहाँ पे क्लिनिक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल के बारे में जो फैसिलिटेशंस हैं उनके बारे में आप लोगों को बताती चलूँ कि बोट्सवाना में हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। प्राइवेट मेडिकल जो है, अगर आपके पास इंश्योरेंस है किसी भी मेडिकल एड की तो ठीक है, तो आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे चीज़ों को। अदरवाइज़ अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप नहीं चल सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो गवर्नमेंट के जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मतलब गवर्नमेंट के, दे आर नॉट सो गुड। लाइक हमारा कभी वास्ता नहीं पड़ा, हम लोग कभी भी अगर बीमार होते हैं, कोई भी छोटा मोटा मसला साल में जैसे होता रहता है, फ्लू खांसी बुखार, तो हम लोग प्राइवेटली ही दिखाते हैं। और ये भी यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे पास भी कोई इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस। मेरे हस्बैंड को यहाँ पे मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं। बस मसला ये है कि वो भी शुरू से इंश्योरेंस वगैरह जो है इस पर बिलीव नहीं करते, तो हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है यहाँ। तो हमें जो भी ट्रीटमेंट्स वगैरह कराने होते हैं वैसे भी हम लोग प्राइवेट ही प्राइवेट से मुराद है हम वो पे करते हैं, फुल हमें ही पेमेंट करनी होती है, हमारी कोई इंश्योरेंस कंपनी से नहीं है ली हुई ना। तो खैर ये सारा हुआ, हम लोग क्लिनिक पे गए, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि जिन दिनों हस्बैंड बीमार हुए हैं उन दिनों जनाब बहुत ज़्यादा सिवियर यहाँ पे वेव आई हुई थी कोविड की, और सेम वैसी थी जैसे इंडिया या इंग्लैंड वगैरह में, यूके वगैरह में गुजरी है लास्ट ईयर और इस ईयर। तो खैर हम लोग जब चले गए वहाँ पे टाइम लगा हमें, हमारा जब नंबर आया हम डॉक्टर के क्लिनिक में,
तो उन्होंने पूछा सिम्टम्स वगैरह, टेस्ट का भी बताया हमने कि वो रैपिड टेस्ट हुआ था 3 दिन पहले, वो नेगेटिव था। तो डॉक्टर कहने लगे कि अब तो टेस्टों वगैरह में हम रैपिड पे तो बिलीव ही नहीं कर रहे और पीसीआर ही को सिर्फ देखते हैं, लेकिन अब ये है कि चूँकि इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो अब इनका हम यही एंटीबायोटिक देंगे इनको। और वो उन्होंने बस चेक वगैरह किया और एंटीबायोटिक, मल्टीवाइटामिन्स और कफ सिरप और कुछ फ्लू के टैबलेट्स वगैरह दे के भेज दिया। और मुझे भी उन्होंने पूछा कि आपको कोई सिम्टम्स हैं, तो मैंने बता दिया कि मुझे हल्का सा फ्लू का फ़ील हो रहा है, अदरवाइज़ कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उन्होंने मुझे खाली फ्लू टैबलेट्स दी और पेनाडो का बोला कि वो ले लूँ अगर मुझे फ़ीवर फ़ील हो तो। हम लोग यहाँ पे जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मेडिकल स्टोर के थे। काफ़ी टाइम लग गया था हमें फार्मेसी से जो है मेडिसिन लेते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी। अच्छा जी, ये जो आपको क्लिप में मैं दिखा रही हूँ, दिस इज़ ऑक्सीमीटर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब कोविड का आप शिकार होते हैं तो ये चीज़ आपके पास मस्ट होनी चाहिए। मुझे उस वक्त तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि मुझे ये चाहिए होगा। ये चीज़ मुझे नेक्स्ट डे प्रोवाइड की हमारी यहाँ की एसोसिएशन है, पाकिस्तान एसोसिएशन। उन्होंने मुझे आके तो ये नेक्स्ट डे जो है प्रोवाइड की कि मुझे अपने हस्बैंड की अब जो है ऑक्सीमीटर के ज़रिए ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो चेक करनी है। बस ये एक बटन सा होता है, आपने इसमें फिंगर अपनी कोई सी भी रखनी होती है और उसमें फिर आपको 2 तरह के यहाँ पे रीडिंग्स शो होते हैं। एक रीडिंग में आपको आपका पल्स रेट बताया जाता है, दूसरी रीडिंग जो होती है वो ऑक्सीमीटर है, यानी आपकी ऑक्सीजन या सैचुरेशन लेवल बताती है। अच्छा, जो सैचुरेशन वाले डिजिट्स हैं वो येलो कलर में यहाँ पे शो होंगे और जो आपका पल्स रेट है वो है ग्रीन डिजिट में शो होगा। आपका सेचुरेशन लेवल 90 प्लस होगा, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपका बिलो 90s आ रहा है देन इट इज़ अ टाइम टू थिंक अबाउट इट और फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर 80s में भी अगर आपका बिलो 85 है या तो 70s में जा रहा है या 60s में जा रहा है, देन इट इज़ टू मच डेंजरस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो चलें उस वक्त तक तो मुझे अपना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा भी कोविड पॉजिटिव आएगा या कुछ ऐसा है, लेकिन हस्बैंड जो हैं वो मेडिसिन घर आए और शुरू हो गई उनकी एंटीबायोटिक। उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी मतलब उनको कफ वगैरह थी और हमें ये था कि वो बेहतर हो जाएंगे बाय द टाइम। नेक्स्ट डे जैसे ही एसोसिएशन वालों को आइडिया हुआ, मैंने चूँकि वीडियो अपलोड किया था, मेरा वो वीडियो जो हैं कुछ यहाँ पे हमारे जो लोकल फ्रेंड्स हैं उन्होंने देखा और उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, मुझे कॉल की, मेरे हस्बैंड को की, पूछा इनकी खैरियत के बारे में। तो मैंने बता दिया कि इस तरह से इन्हें कफ़ वगैरह हो रही थी, तो हम क्लिनिक पे गए हैं। खैर नेक्स्ट डे एसोसिएशन ने मुझे ये जो कंसनट्रेटर मशीन है ये प्रोवाइड कर दी एहतियातन कि अगर अभी तो आपके हस्बैंड का ऑक्सी लेवल ठीक आ रहा है, सैचुरेशन ठीक आ रही है, 90s में है, लेकिन अगर कफिंग की वजह से उनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो तो ये मशीन हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक कॉन्सनट्रेटर मशीन है जो कि हेल्प करती है अगर आपके जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे या मतलब वो ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे, बना रहे, तो ये मशीन जो है ये 7 लीटर की थी जो मुझे उन्होंने प्रोवाइड की थी। तो इसमें जो है या ये जो मैं किट खोल रही हूँ इसके अंदर यहाँ पानी डालते हैं थोड़ा सा, जो जहाँ पे लेवल दिया हुआ है उसमें पानी भी आप स्टिल वाटर डाल दें या मिनरल वाटर जो भी है आपके पास वो आपने डालना है इसमें। और ये जो इसका बटन है ये 7 लीटर्स तक जाता है। और हस्बैंड जो है मेरे ऑब्वियसली नेक्स्ट डे से उनको ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो गया कफिंग की वजह से। तो ये मशीन मैंने उनको, जैसे सैटरडे को हम हॉस्पिटल गए थे और सारा उनको ट्रीटमेंट मतलब जो मेडिकेशन स्टार्ट हुई थी, संडे को ये मशीन मुझे प्रोवाइड हुई और संडे को ही मैंने उनको ये मशीन जो है स्टार्ट कर दी लगानी, क्योंकि उनके ऑक्सीजन लेवल जो मैं चेक कर रही थी बाय द टाइम वो ड्रॉप हो रहे थे, वो 80s में जा रहे थे। और साथ में इन्होंने मुझे ये मास्क प्रोवाइड किया था जो मैंने कनेक्ट करना था। ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे हस्बैंड के फेस पे होना था, लगना था नाक पे और मुंह पे, मतलब ये आ जाता है ना फुली। और इसका जो बैक साइड है एक वो जो है प्लग इन हो जाता है इस मशीन के अंदर। दूसरा ये वाला मेरे पास मास्क, ये वाला मुझे बाद में मिला था जब हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हुए, तो वहाँ पे ये हॉस्पिटल वालों ने मुझे ये प्रोवाइड किया था कि उस वाले मास्क में ये प्रॉब्लम था, उसमें से ना खाने पीने में मसला था और हस्बैंड को फिर बिल्कुल भी जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर बिल्कुल भी उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे वो हो गए थे, तो उसको रिमूव नहीं करना था।
ये सब चीज़ें मैंने कभी सोची भी नहीं थी और ना ही मेरी इमेजिनेशन में था कि हम लोग अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या सीन होने वाला है हमारे साथ और किस तरीके से जो है आगे क्या मामलात होंगे। हॉस्पिटल में ऑब्वियसली इसलिए लेके जा रहे थे कि उनकी चेस्ट एक्सरेज होते हैं, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं और हमें पता चलता डॉक्टर्स को भी और हमें भी कि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन अब क्या है। उनको हॉस्पिटल हम लोग लेकर गए क्योंकि उनके सैचुरेशंस ड्रॉप हो रहे थे, उनकी कफिंग में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था और वो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत जो है ना ख़राबी की तरफ जा रही थी। तो फाइनली फिर ऑब्वियसली कुछ और ऑप्शन नहीं था सिवाय हॉस्पिटल जाने के। तो खैर हम लोग जब सरेलेगा उनको लेकर गए थे, वो था वेडनेसडे का डे और ट्यूसडे की पूरी रात उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरी थी। पूरी रात उनको फ़ीवर था, हाई फ़ीवर था। 12 लीटर्स पे उनको मैं ऑक्सीजन सिलेंडर से जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती रही। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर दी थी। एसोसिएशन वालों ने मुझे सिलेंडर्स जो हैं 2 दिन पहले ही दे दिए थे एहतियातन, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड की सिचुएशन हो रही थी बाय द टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं थी उसमें, तो उस वजह से फिर वो मुझे बता रहे थे साथ साथ कि अब हमने ये करना है, हमें अब ऐसे मतलब आपने इनको ऑक्सीजन पे तब रखना है जब इतने लेवल्स से डाउन होगा। हॉस्पिटल जब हम लोग इनको लेकर गए तो उस दिन उनके सारे वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए, ब्लड टेस्ट जो होते हैं और बाकी इनके एक्सरेज वगैरह हुए, जिसमें कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। डॉक्टर को आइडिया हो गया कि उनकी कंडीशन जो है वो कितनी हद तक ख़राब हो चुकी है और इनको कौन सा ट्रीटमेंट होना है। और मैं आप सबको यहाँ पे कैसे बताऊँ कि उस वक्त यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस थी कि हॉस्पिटल में बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे। मैं हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल गई थी, इवन कि वहाँ पर भी बेड्स अवेलेबल नहीं थे। हमें इमरजेंसी में भी तकरीबन 1 घंटा जो है एम्बुलेंस में वेट करना पड़ा हस्बैंड को ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाते हुए, क्योंकि अंदर जो है इस कदर फुल था। इमरजेंसी में डॉक्टर्स जो हैं वो इतने बिजी थे, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे थे और काफ़ी सीवियर किस्म की जिनकी कंडीशंस थी उन लोगों की। खैर वहाँ पे जो इनका इमीडिएट ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद उसमें यही शो हुआ कि हस्बैंड के दोनों लंग्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं काम नहीं कर रहे। काफ़ी हद से मुराद है कि ऑलमोस्ट 85 to 90% उनको नमूनिया हो चुका था और इसके अलावा जो है ब्लड क्लॉटिंग का भी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो खैर डॉक्टर्स ने उस वक्त के हिसाब से जो बेहतर और मुनासिब समझा उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। उनको स्टेरॉइड्स वगैरह जो देने थे वो, और ब्लड क्लॉटिंग के जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए वो भी स्टार्ट हो गए। और अगले जो है ना मतलब पूरा दिन हमारा वहाँ हॉस्पिटल में लगा, लेकिन डॉक्टर्स ने शाम में जो है ना हमें हॉस्पिटल से घर भेज दिया और सारी चीज़ें मुझे समझा दी इस तरह से अब हमने घर पे इनका ट्रीटमेंट करना है और बाकी सब चीज़ें अब घर पे प्रोवाइड होंगी। तो खैर ये एक बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए उस वक्त बहुत ही टफ़ टाइम था, बहुत ही ज़्यादा परेशानी का, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें फ़ेस कर रही थी। हस्बैंड जो हैं वो इस कंडीशन में ही नहीं थे कि वो कुछ कर सकते या सोच समझ सकते। एक बहुत मुश्किल वक्त था जो कि गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो सारा फ़ेज़ गुज़र चुका है और अब हम लोग रिकवरी की तरफ हैं। और लास्ट वीक में हस्बैंड के जो रिमेनिंग कुछ और टेस्ट वगैरह अगेन डॉक्टर्स ने लिए हैं, सीटी स्कैन वगैरह भी उनका हुआ है। ऑब्वियसली वो एक बहुत ही सीवियर अटैक था उनके ऊपर, जिससे वो प्रॉपर्ली जो है रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी स्टिल डॉक्टर्स ने काफ़ी एहतियात ही का बोला है उनको कि वो रिलैक्स करें। यानी उनको अभी तकरीबन 6 से 8 हफ्ते मज़ीद जो है ना वो बाहर जाते हुए एहतियात करनी है और ये है कि उनका रिकवरी फ़ेज़ थोड़ा सा हमसे ज़्यादा लंबा होगा। चूँकि हॉस्पिटल से हमें सेम डे ही डॉक्टर्स ने जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है करने के बाद घर भेज दिया था और बाकी का ट्रीटमेंट जो है मेरे हस्बैंड का वो घर पे हुआ है। ऑक्सीजन वगैरह घर पे ही प्रोवाइड की और डॉक्टर जो हैं और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो आके मेरे हस्बैंड को 2 टाइम्स अ डे मॉनिटर करते थे, चेक करते थे, सारी चीज़ें मेरे साथ वो डिस्कस कर रहे होते थे। ऑन द अदर हैंड मतलब मैं सारा दिन अपने हस्बैंड की मॉनिटर कर रही होती थी, उनकी सैचुरेशन लेवल, उनके ऑक्सीजन लेवल। और ऑल्दो के हॉस्पिटल से आने के बाद भी अगले 6 दिन तक उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही और कुछ स्टेजेस ऐसी थी जिस पे मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो मेरे लिए परेशानी का वक्त था। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि दुआओं ने और एक नई ज़िंदगी दी है मेरे हस्बैंड को, और आप सबकी दुआएं भी थी, मेरी फैमिली की थी, मेरे जितने भी मेरे हस्बैंड के दोस्त अहबाब हैं या मेरे सर्कल के जितने लोग हैं, सब ने हमें अपनी दुआओं में इस दौरान याद रखा और उन दुआओं
दुआओं के सबब जो है अल्लाह ताला ने मेरे हस्बैंड को एक नई ज़िंदगी बख्शी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब रिकवरी फ़ेज़ में हैं। ऑब्वियसली टाइम तो लगता है, जो जो कोविड से गुजरे हैं, जिनके साथ नॉर्मली भी कोविड का हुआ है सिलसिला, तो वो लोग भी बताते हैं कि रिकवरी फेज़ जो है वो वीकनेस बहुत फील होती है असल। और हस्बैंड के साथ तो ऑब्वियसली बहुत ही सिवियर मामला रहा है, तो उनको तो खैर काफ़ी एहतियात की अभी ज़रूरत है, जिस तरह के डॉक्टर्स ने हमें बताया है। जो हॉस्पिटल के क्लिप्स मैंने शेयर किए हैं, ये वो क्लिप्स हैं जो मैं अभी उनको रिसेंटली टेस्ट वगैरह के लिए और सीटी स्कैन्स के लिए लेके गई हूँ दोबारा, जब उनकी जो है ना तकलीफ़ मतलब रिकवरी में थे वो उस दौरान के हैं। क्योंकि जिस दिन मैं उनको फ़र्स्ट टाइम लेकर गई थी और बहुत सीवियर कंडीशन थी, उस दिन तो मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कोई वीडियो क्लिप्स बनाती और वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। तो ये लास्ट वीक के ही क्लिप्स हैं जब मैं हॉस्पिटल उनको दोबारा लेकर गई थी टेस्ट के लिए। और आज का वीडियो शेयर करने का मकसद ये था, क्योंकि बहुत से लोग नहीं भी जानते थे कि मैं किस क्राइसिस में थी और यूट्यूब से क्यों दूर थी। इंशाल्लाह अब होपफुली चूँकि हम लोग अब एक रिकवरी फ़ेज़ में हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है एक लिहाज से देखा जाए अगर, तो जिस तरह का मुश्किल टाइम हमने गुजारा है पिछले 1 महीने में, तो इंशाल्लाह अब कोशिश होगी कि यूट्यूब पे पहले की तरह एक्टिव हूँ। और आप सब फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया जो इस दौरान मेरे साथ इन कनेक्ट रहे और उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। और आई होप कि आज का ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी साबित होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कोरोना क्या चीज़ है, क्योंकि जब खुद पे गुजरती है तभी जाके पता चलता है कि ये किस किस्म की तकलीफ़ है और किस तरह से है। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी हमें आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द अज़ जल्द बहुत ज़्यादा, जिस तरह पहले मैं एक्टिवली यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती थी, उसी तरीके से अपनी डेली रूटीन की वीडियोस आप सबके साथ शेयर करूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।